हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामबन ट्यूटोरियल। फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह हमारा है भारत की कृषि के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की कृषि के बारे में, इनके कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और किस तरह से किस फसल के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए, उर्वरकों का उपयोग, कौन-कौन सी फसल उगाई जाती है, उन सब की बुआई की अवधि और कटाई की अवधि क्या होती है, वो सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसी चीज़ को हम आगे लेकर के चलते हैं। तो भारत की कृषि जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और है भी। प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि उसका उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज भी भारत में कृषि का योगदान भारत के जीडीपी में लगभग 51% के लगभग होती है और है भी। इस क्योंकि भारतीय कृषि में भारतीय कृषि जो है वह सबकी ज़रूरत है और कृषि के बिना किसी के जीवन यापन करना संभव नहीं है, क्योंकि कृषि से ही सभी लोगों को खाना मिलता है और लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम यही सब चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कृषि के बारे में, कृषि फसलों के बारे में। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रामबान ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें और भी नए-नए वीडियोस आपके लिए लाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए आज चर्चा करते हैं। भारतीय कृषि में जो मुख्यतः जो प्रकार हैं, ये हमारे मुख्यतः 3 प्रकार को देखने को मिलते हैं। उसमें से पहला जो है वह रबी फसल है, दूसरा आपका खरीफ फसल है और तीसरा जो है जायद फसल है। तो इन सब की चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। तो रबी फसल में जो मुख्यतः है, रबी फसल, इसमें जो मुख्यतः उगाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, उनमें से उनमें से गेहूँ, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, सरसों, मसूर, राई आदि जो भी तिलहन दलहन चीज़ें हैं, वे रबी फसलों में रबी फसलों के अंतर्गत आती हैं। और इनका जो अवधि होता है, रबी फसल की जो अवधि है वह अक्टूबर से नवंबर में इसका बुआई होता है और मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल में इसे इसकी कटाई हो जाती है। इसके बाद आगे आगे आता है मेरा खरीफ फसल। तो खरीफ फसल के अंतर्गत मुख्यतः जो है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, मूंगफली आदि जो भी चीजें हैं, कपास, रागी, सोयाबीन, उड़द, ये सब सारी चीजें खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। और इसकी जो अवधि है वह हमारा है जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। जून जुलाई में बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और अगला जो आता है जायद फसल। जायद फसल में मुख्यतः खीरा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि सब्जी, कुछ सब्जी चीजें भी होती हैं। तरबूज, खीरा, ककड़ी,
सब्जी, इन सब चीज़ों का उत्पादन होता है। और इनका जो अवधि होता है, अवधि जो है मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है और इसका जो कटाई होता है वह मतलब समाप्ति जो होता है वह जून जुलाई होता है। ठीक है। तो आजकल तो वर्ष भर भी इन सब चीज़ों का उत्पादन होता है कृत्रिम तरीके से। और आजकल युग्म पैदावार का भी प्रचलन हो गया है। मौसम में दो फसलें उगाने के लिए और मिश्रित खेती का भी पालन मिश्रित खेती भी हो रही है। मिश्रित खेती में मुख्यतः क्या होता है कि कृषि के साथ साथ कृषि और पशुपालन दोनों चीजें देखने को मिलती हैं मिश्रित खेती में। मिश्रित खेती में कृषि और पशुपालन भी देखने को मिलती है। और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है इन सब चीज़ों में। खेती में आजकल बड़ी पैमाने पर हो रहा है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग का दुष्प्रभाव भी है कि धीरे धीरे करके मिट्टी जो है अनुपजाऊ होती जा रही है, जिसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। और भवन जल संसाधन में जो है यूपी सबसे प्रथम स्थान पर है, क्योंकि वहाँ मैदानी इलाका है और गंगा गंगा उधर से बहती है। बहुत सारी नदियां जो है और मैदानी इलाकों के कारण वहाँ का जल स्तर जो है और सिंचाई के साधन बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे व्यवस्थित है। इस तरह वहाँ पर फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन हो गया, गन्ना का उत्पादन हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं यूपी में बहुतायत में उत्पादित होती हैं। गेहूं के लिए जो है अच्छी भौगोलिक दशाएं जो है वो मध्यम ताप होनी चाहिए और मध्यम वर्षा भी जरूरी होती है। आजकल भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी लागू किया गया है, जिस पंजाब में लागू किया गया है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जमीन किसी और का हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर के कोई किसान उस पर खेती करता है और सभी चीज़ों को उत्पादित करता है। भारत की जो प्रमुख फसल है, प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वह चावल है। और भारत में जो है सबसे ज्यादा जो है फसल वह धान की होती है। मक्का खरीफ फसल है, किंतु इसकी खेती जो है आजकल वर्ष भर होती है। चावल की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्र जो है वह यूपी में पाया जाता है। चावल के लिए जो सर्वाधिक क्षेत्र हमारा है वह यूपी में पाया जाता है। चावल के लिए सर्वाधिक क्षेत्र, चावल के जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह हमारा यूपी में पाया जाता है। और चावल के कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। चावल का कटोरा, चावल का कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को भी चावल का कटोरा आज के समय में कहा जाता है। और चाय की भी खेती होती है, जो मुख्यतः पूर्वी भारत में और पूर्वी भारत में देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल के इलाके में दार्जिलिंग, असम हो गया, ये सब जो क्षेत्र हैं वो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। जैविक उर्वरक के रूप में धान की फसल के लिए जैविक उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में कपास की खेती होती है, जिसे सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। वो है खरगोन जिला। मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है उसे सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। और शक्कर का कटोरा यूपी को कहा जाता है। शक्कर शक्कर का कटोरा जो है
शक्कर का कटोरा वह यूपी को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बहुतायत में चीनी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जो रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके कारण कृषि कृषि के सुधार हुए, कृषि में सुधार हुए, फसलों का उत्पादन बढ़ा, वो सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो पहला जो है हमारा हरित क्रांति है। ये हरित क्रांति के कारण फसलों के उत्पादन में बहुतायत मात्रा में वृद्धि हुई, जिसके कारण भारत में खाद्यान्न की कमी से निपटा गया, और इसकी शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। इसके बाद है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो है खनिज खनिज तेल के प्रोडक्शन से संबंधित है। इसके कारण खनिज तेल के प्रोडक्शन में सुधार हुआ। उसके बाद अगला जो आता है भूरी क्रांति, जो है भूरी क्रांति उर्वरक यानी कि खाद के उत्पादन से संबंधित है, जिससे खाद के उत्पादन में सुधार हुई। अगला जो आता है गोल क्रांति। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है, इससे आलू उत्पादन को सुधारा गया और देखा गया। ठीक है। अमृत क्रांति जो है नदियों को जोड़ने की योजना है। नदियों को जोड़ने की योजना से मतलब है कि सारी नदियों को एक साथ एक 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 के बाद एक से जोड़ने के लिए, ताकि सिंचाई के उत्तम साधन उपलब्ध हो सके। और अगला जो है गुलाबी क्रांति, जो है गुलाबी क्रांति हमारा झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नीली क्रांति, जो है नीली क्रांति हमारा मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और भी है रजत क्रांति, अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति जो है कृषि उत्पाद को दोगुना करने और टिकाऊ कृषि के लिए संबंधित है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से संबंधित है। इस तरह से बाजरे की जो कृषि होती है उसमें जलवायु होती है, उसमें उष्ण एवं शुष्क जलवायु में की जाती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त भूमि है वह मूंगफली है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि भारत में जो झूम कृषि है, उनके जो किस कौन सा क्षेत्र में झूम कृषि को कौन से नाम से जाना जाता है, उन चीजों को देखते हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब जो राज्य हैं उनमें झूम कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में झूम कृषि को पोंदू, पामाडाबी, केमान और बरीगा के नाम से जाना जाता है। ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाट में झूम कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। केरल में पूनम या पूनम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे बीबर, दहिया, मसान, पेंडा तथा बीरा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालरा के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में खील के नाम से जाना जाता है। और झारखंड में जो है करूल या कुरावा के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से आता है, और दीपा नाम से छत्तीसगढ़ में भी झूम कृषि को जाना जाता है। ये आगे देखते हैं। नाइट्रोजन संचित करने की सर्वाधिक क्षमता जो होती है वह दलहन फसलों में होती है। दलहन फसलों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहन जो फसल है, दलहन फसल में राइजोबियम राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ठीक है। तो दलहनी फसल जो है उसमें
राइजोबियम एक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है और जिससे कारण मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग जो है उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वह यूएसए से संबंधित है और हरित क्रांति का उत्पादन का सर्वाधिक जो लाभ है उसमें हुआ वह गेहूं की हुई। सर्वाधिक जो लाभ हुआ गेहूं के उत्पादन में हुई। गेहूं के उत्पादन में बहुतायत वृद्धि हुई। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा नकदी फसल चाय से नकदी फसल चाय जो है उससे सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लाल विलगन रोग जो है वह गन्ना से संबंधित है। लाल विलगन रोग इसे रेड रोट के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है गन्ना से संबंधित है। गन्ना में ये बीमारी देखने को मिलती है। मूंगा रेशम का उत्पादन है जो भारत के असम में किया जाता है। मूंगा रेशम जो है असम में उत्पादन किया जाता है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। जीआई टैग भी प्राप्त है इसे। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना वर्ष 1986 में की गई। मक्के की फसल तैयार होने की अवधि मक्के की फसल जो है 140 दिन में तैयार होती है। भारत में मसालों का उत्पादन केरल केरल क्षेत्रों में बहुतायत में की जाती है क्योंकि वहां पर मसालों के उत्पादन के लिए उपयुक्त दशाएं मौजूद हैं, भौगोलिक दशाएं मौजूद है। तो मसालों का बगीचा जो है मसालों का बगीचा उसे केरल को कहा जाता है। लौंग, इलायची ये सब सारी चीजें जो हैं वह केरल केरल में उत्पादित होती हैं। काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है। काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है। काजू का सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है वह महाराष्ट्र है। चाय की खेती की जो उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं चाय के लिए भौगोलिक दशाएं तो इसके लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं उसमें से पहाड़ी ढाल क्षेत्र होना चाहिए क्योंकि इसमें पानी जमा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। और तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। ये जो है चाय के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं। इस प्रकार हमने ये सब चीजों को देखा। खाद्यान्न उत्पादन में जो है यूपी सब प्रथम स्थान पर है। केरल जो है विश्व में गरम मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कृषि बोर्ड एवं मुख्य मुख्यालय मतलब
कृषि बोर्ड के मुख्यालय के बारे में जानते हैं। कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है वह हमारा बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय हमारा कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय हमारा गुंटूर में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय जो है हमारा कोच्चि में है। केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजों के बारे में हम जाने पढ़े। उनके कृषि के प्रकार के बारे में, कौन कौन सी फसल उत्पादित होती है, ये सब सारी चीजों के बारे में हम पढ़े। और हमने देखा कौन कौन से बोर्ड स्थापित किए गए हैं, ये सब सारी चीजों के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद कुछ रोग के बारे में हम पढ़े। एक और रोग के बारे में है उकठा रोग। उकठा रोग जो है वह हमारा चना चना से संबंधित है। चना में उकठा रोग होता है। जूट का जो सर्वाधिक खेती है वह पश्चिम बंगाल में होती है। काफी उत्पादन कर्नाटक में सर्वाधिक होती है। उसके बाद केरल तमिलनाडु, इन इन जगहों कर्नाटक जो है सबसे प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तिलहन तिलहन जो है उसमें राजस्थान सबसे आगे है। कपास कपास में महाराष्ट्र सबसे आगे है अभी के समय में। गन्ना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है। सदाबहार क्रांति जो है जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। सर्वाधिक रेशम कर्नाटक में उत्पादन होता है। रेशम जो है वह कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादित होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं, क्या क्या उनका योगदान है, और कुछ रोगों के बारे में जाना, कौन सी राज्य किस क्षेत्र किस फसल में अव्वल है उनके बारे में जाना और पढ़ा। तो आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आएगा और उपयोगी साबित होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।